मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल आरपीपलिया। आज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में क्लास 9 इंग्लिश मीडियम के सोशल साइंस के चैप्टर फर्स्ट मैन एंड एनवायरनमेंट के शॉर्ट टाइम क्वेश्चन आंसर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। शॉर्ट टाइप आंसर है, एनवायरनमेंट मीन ऑल दोज कंडीशन व्हिच आर नेसेसरी फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी वे सभी कंडीशन यानी परिस्थितियां जो लिविंग थिंग्स यानी जो सजीव वस्तुओं को रहने के लिए उपयुक्त होती है, सच एज एयर, वाटर, फ्लोरा एंड फौना, द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार एंड द स्काई etc। यानी उसमें प्रकृति की, नेचर की सारी चीजें शामिल है और फ्लोरा और फौना लिख करके सबको शामिल कर दिया गया है। अगर इनको ना भी लिखा जाता तो फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं। सजीव वस्तुएं जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, और निर्जीव वस्तुएं जैसे पहाड़, नदियां, मिट्टी और जो वहां पर खनिज पदार्थ, ये सारी चीजें फ्लोरा एंड फौना में शामिल की जाती है। जंगली जीव जंतु, जंगल, फ्लोरा एंड फौना में सारी चीजें शामिल हो जाती है। तो फ्लोरा और फौना पानी, पृथ्वी, भूमि, सूरज, चंद्रमा, तारे, आकाश, ये सभी जो चीजें हमारे आसपास है इसको एनवायरनमेंट में शामिल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट। यानी कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। तो देखिए, द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, नेचुरल एनवायरनमेंट इज द कल्चरल एनवायरनमेंट। मनुष्यों और प्रकृति के बीच में जो एक सामान्य संबंध होता है उसको ही हम कल्चरल एनवायरनमेंट कहते हैं, क्योंकि प्रकृति से हमारा पुराना संबंध है। दिस includes the economic and social activities created, developed and conducted by man such as farming। यानी इसमें हम लोगों की the economic and social activities, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां, जैसे हम लोगों की आर्थिक गतिविधियां जैसे व्यापार करना, सामाजिक गतिविधियां जैसे शादी विवाह वगैरह, ये सब चीजें जो भी एक्टिविटीज होती है ये नेचर से संबंधित हमारी होती है। क्रिएटेड, डेवलप्ड एंड कंडक्टेड बाय मैन, यानी जो इनको डेवलप किया जाता है और कंडक्ट की जाती है मनुष्यों द्वारा, यानी आयोजित की जाती है। एज फार्मिंग, जैसे खेती, इंडस्ट्री, उद्योग, रेलवे, एयर सर्विस, मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन, गवर्नमेंट सिस्टम, जो सरकार के सिस्टम है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो सारी चीजें हैं इनका कहीं ना कहीं नेचर से रिलेशन होता ही है। इसलिए सोशल जो है कल्चरल एनवायरनमेंट उसको कहते हैं जहां पर प्रकृति और मनुष्य के बीच सांस्कृतिक संबंध होते हैं। जैसे सांस्कृतिक संबंध प्रकृति से, जैसे कई धर्म हैं जिनमें पेड़ों की पूजा की जाती है, तो इस तरह कल्चरल एक्टिविटीज है। दूसरी बात, कल्चरल एक्टिविटीज इसको भी कह सकते हैं। रेलवेज है तो रेलवेज उन क्षेत्रों में बनाई जाएगी जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर जमीन सही है, जहां पर मतलब कोई बाढ़ वगैरह नहीं आती है। तो इस तरह से रिलेशन है प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से ही मनुष्य को चलना पड़ता है, मनुष्य के हिसाब से प्रकृति नहीं चलती। इसलिए इसको हम कल्चरल रिलेशनशिप कहते हैं, सांस्कृतिक संबंध। तीसरा है, नेम 5 पॉल्यूटेड रिवर इन इंडिया। इसमें इन्होंने केवल 5 पूछी है, बल्कि अगर देखा जाए तो भारत की सारी नदियां पॉल्यूटेड हैं, तो कोई भी 5 नाम दे सकते हो। लेकिन चूंकि इन्होंने 5 पॉल्यूटेड तो क्रम से हमने रखा है, तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड यमुना नदी है। यमुना नदी हिमालय से निकलती है
और आगरा तक आते आते गंदी हो जाती है और दिल्ली में पहुंचकर तो ऐसा लगता है कि उससे अच्छे तो वहां के सीवर लाइन के नाले हैं, यानी वो नाले के रूप में परिवर्तित हो जाती है, सबसे पॉल्यूटेड नदी है। उसके बाद दामोदर नदी है। दामोदर नदी हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल और जो पड़ोसी देश बांग्लादेश को मिलाती है, लेकिन ये नदी भी पूरी तरह से पॉल्यूटेड है। इसके बाद चंबल नदी मध्य प्रदेश की नदी है, ये भी पॉल्यूटेड है। गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में आने के बाद जब वो बिहार तक पहुंचती है तो पॉल्यूटेड हो जाती है, और जब पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में मिलने जाती है तो वहां तो बिल्कुल पॉल्यूटेड हो जाती है। इसके बाद गोमती नदी उत्तर प्रदेश की है और लखनऊ क्षेत्र में ये नदी बिल्कुल गंदी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की है। गंगा यूपी बिहार और यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। व्हाट इज ए ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हम लोग सुनते रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है, ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम ऑब्जर्व्ड इन 1850 to 1900, यानी सन 1850 से 1900 के बीच में जो हमारे यहाँ का वातावरण था पृथ्वी के ऊपर का, उसका अध्ययन किया गया और उसको पाया गया कि वातावरण में ऊष्मा की मात्रा यानी गर्मी की मात्रा, हीट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसको ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, यानी बहुत समय तक धीरे धीरे जो यहाँ का वातावरण है पृथ्वी का वो गर्म होता आ रहा है। क्यों होता आ रहा है? ये वैज्ञानिकों ने 1850 to 1900 तक की जो 50 वर्ष का समय था उसमें ने स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया। जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता रहा ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ये बढ़ता क्यों रहा? जो हम लोगों की गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज, हम लोगों की मानवीय गतिविधियां हैं, प्राइमरीली फॉसिल फ्यूल बर्निंग, सबसे मुख्यतः फॉसिल फ्यूल बर्निंग यानी जीवाश्म ईंधन। फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म, फॉसिल फ्यूल बर्निंग। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल। अब ये जीवाश्म ईंधन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो जीवाश्म से ही होता है, यानी जीवों के अंशों से ही होता है। हजारों वर्ष तक जो जीव जंतुओं के अंश दबे रहते हैं, उन्हीं से कोयले और खनिज तेल का निर्माण होता है। तमाम पेड़ पौधे, जीव जंतु हजारों साल तक दबे रहते हैं, सड़ते रहते हैं, तो उन्हीं से कोयला और कच्चा तेल, जिसको हम डीजल, पेट्रोल या मिट्टी के तेल के रूप में यूज करते हैं, उसका निर्माण होता है। उनको जलाने से विच इंक्रीज हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैस, यानी ये जो इनको जलाने से ग्रीन हाउस की जो गैसें थी उनमें ऊष्मा ज्यादा हो गई, गैस लेवल इन अर्थ एटमॉस्फेयर, और पृथ्वी का जो वातावरण था उसमें हीट की मात्रा ज्यादा हो गई। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए खतरनाक है। क्योंकि उसके पहले जब हम लोग गैस का यूज नहीं करते थे, उसके पहले हम लोग मिट्टी के तेल का यूज करते थे, उससे भी जो ग्लोबल वार्मिंग होती थी उससे भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता था। अब खैर कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी आपकी समझ में आ गई होगी कि 50 वर्षों में लगातार जो फॉसिल फ्यूल का हम लोग यूज करते रहे, उससे वातावरण में जो गैसें हैं उनका तापमान बढ़ गया और ऊष्मा की मात्रा यानी जो पृथ्वी का जो वातावरण है उसमें गर्मी की मात्रा बढ़ गई है। थैंक यू।